नमस्कार दोस्तों। आजकल हम देख रहे हैं कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका में हाई तौबा मची हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इवन जो बेसिक नीड्स की ज़रूरतें हैं, आवश्यक चीज़ें हैं, उनके भी दाम आसमान छू रहे हैं। और ना वहाँ पर बिजली मिल पा रही है, ना लोगों को पानी मिल पा रहा है, ना खाने पीने की चीज़ें मिल पा रही हैं। और हर तरफ एक तरह से त्राही त्राही जैसा माहौल है। और वहाँ के जो मंत्री आदि हैं, वो सभी के सभी भारत से मदद की अपेक्षा कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है मुफ्तखोरी। मुफ्तखोरी का मतलब लोगों को चीज़ें फ्री में देना। सरकारों के द्वारा चीज़ें फ्री में देने से होता क्या है कि उस देश पर विदेशी कर्जा बढ़ता जाता है, चाहे वो आईएमएफ से लिया गया हो या किसी अन्य देश से लिया गया हो। जैसे कि श्रीलंका के केस में यह चीन से लिया गया कर्जा था। और उस कर्जे की दर ज़्यादा होने के कारण जो श्रीलंका धीरे धीरे करके कर्जे में धंसता गया। जबकि सही देश वही है जिस देश की जनता पर कोई कर्ज ना हो। जैसे कि जो हमारे उज्जैन के महाराज थे, दो 2079 साल पहले, उस समय उज्जैन की जनता पर अर्थात भारत की जनता पर किसी भी प्रकार का कोई कर्जा नहीं था। इसलिए यह जो वर्ष है विक्रम संवत, वो 2079 से शुरू किया गया। और जब किसी देश की जनता पर कोई भी कर्ज नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है वह देश उन्नति करेगा ही करेगा। तो मैं अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आम जन से भी यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें मुफ्तखोरी की आदतों से बचना चाहिए। जैसे कि आजकल लगभग हर पार्टी यह करती है कि जो चीज़ें हैं वो मुफ्त में बांटती है। जैसे दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, और जो बसें हैं, बसों में भी महिलाओं के लिए आना जाना फ्री। ठीक है, नो डाउट देना चाहिए, लेकिन मैं तो यही चाहता क्या हूँ, मेरे हिसाब से जो फ्री होना चाहिए वो होना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य ही फ्री होना चाहिए। जिस बच्चे को जहाँ तक पढ़ना है उसे उसकी सारी पढ़ाई फ्री में होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसे फ्री का इलाज मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन इसके अलावा आप हर चीज़, जैसे मान लो जो सरकारी राशन की दुकानें हैं वहाँ पर आप देखो तो राशन बट रहा है और वो व्यक्ति, तथाकथित गरीब व्यक्ति, उसी राशन को तुरंत दूसरी दुकान पर जाके उसे बेच रहा है और जाके उससे शराब पी रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं होगा, सरकार को भी पता होगा। अब सरकार ऐसा क्यों करती है? क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार अर्थात अलग अलग राज्यों की सरकारों की मजबूरी होती है। क्यों? जब एक राज्य की सरकार मुफ्त में दे रही है तो दूसरे राज्य की सरकार तो फिर एक तरह से बाध्य जैसी हो जाती है। मैं तो जब यही नेता, यही मंत्री अपना पूरा का पूरा जो बैंक बैलेंस है वो गरीब जनता को लुटा दें, अपना जो भी घर बार है, जमीन जायदाद है, वो सब बेचकर गरीब जनता को लुटा दें। फिर कभी भी अपने वेतन के रूप में एक पैसा भी ना लें। फिर जो नेता हैं वो कभी भी पेंशन के रूप में एक पैसा भी ना लें। तब मैं जानूं कि वो बहुत जनता का भला चाहते हैं। और ऐसा करने में होना क्या है, जो सरकारी खजाना है उसे आप लुटा रहे हैं। जो लोग कमा के मेहनत करके टैक्स दे रहे हैं उनका पैसा फ्री में लुटा रहे हैं। इसमें लग क्या रहा है नेताओं का? किसी सरकार का क्या लग रहा है? मैं अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बिल्कुल चीख के, चिल्ला के और पूरे ईमानदारी से कहता हूँ कि सभी से, कोई वो किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी राज्य का नेता हो, आप में अगर साहस है तो आप अपना वेतन लेना छोड़ दें। आपके पास जो भी बैंक बैलेंस है, आपके पास जो भी ज़मीन जायदाद है,
घर मकान आदि हैं, वो सब के सब बेच के गरीब जनता में बांट दें। अगर आपको गरीब जनता की इतनी चिंता है तो आप वो सब बांट दें। आप सरकारी खजाने को, मेहनती लोगों के टैक्स को, उसे फ्री में उड़ा देते हैं। जैसे मुझे एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जी के पिताजी का एक कथन बहुत अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं या किसी भूखे की मदद करना चाहते हैं तो उसे मछली अर्थात भोजन अकेला खिलाने से अच्छा है कि आप उसे मछली पकड़ना या भोजन पाने का तरीका सिखा दें। क्योंकि अगर आप उसे एक दिन भोजन खिला देंगे तो वो उसका पेट एक दिन तो भर जाएगा, लेकिन कल वो फिर भीख मांगेगा, कल वो फिर परेशान होगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जी के पिताजी की वह बात बहुत ही सही है कि अगर आप जनता का वास्तव में भला चाहते हैं तो जनता को इस लायक बना दें कि जनता अपने दम पर खूब कमा सके और उसे देश को टैक्स के रूप में दे सके। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो रोम है, रोम की ताकत की और रोम की तरक्की की बादशाहत पूरी दुनिया में गूंजती थी। कब तक? मतलब रोम पूरी दुनिया पर राज करता था। कब तक राज करता था? जब तक कि वहाँ पर एक प्रथा थी, रोम में एक प्रथा थी कि उसी किसान को रोम का राजा बनाया जाएगा जो किसान अपनी भूमि के अनुपात में ज़्यादा उत्पादन करेगा। इस तरह क्या होता था कि वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते थे और जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा मेहनत करता था उसे उस देश का राजा बनाया जाता, रोम का राजा बनाया जाता था। और जब तक रोम ने मेहनत को, कर्म को महत्व दिया, तब तक रोम ने पूरी दुनिया पर राज किया। लेकिन जैसे ही रोम ऐशो आराम में डूबा, अय्याशी में डूबा, रोम का जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे करके समाप्त हो गया। तो हमें मेहनत से जी चुराना ही नहीं है। इसलिए हिंदू संस्कृति में भी बताया गया है, कर्मण्डे बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, और कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो कर्म कितना महान है। रामायण में भी कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। अरे आप लोगों को कर्म का महत्व तो बताइए। आप तो लोगों को कर्महीन और बना रहे हैं, उनको आलसी और बना रहे हैं। कल वह व्यक्ति जिसको आपने खाने को दे दिया, वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगा कि भाई तुम तो ऐश करो, भूखे रहोगे नहीं। क्यों? सरकार फ्री में आपको खाने पीने के लिए दे रही है, सब्जी के लिए भी पैसे दे रही है, आटे नमक के लिए भी पैसे दे रही है। क्या आप कहना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं? वह व्यक्ति जो फ्री में खा पी रहा है वो अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएगा, क्या बताएगा? हाँ, अभी गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा है। मैं पढ़ाने गया था एक किसान परिवार के बच्चों को, तो जो किसान परिवार की महिला थी वो बड़ी उदास थी। मैंने पूछा आप परेशान क्यों हैं? बोले भैया हम इसलिए परेशान हैं, मजदूर हमें मिल नहीं रहे हैं। हम जिन मजदूरों के पास जाते भी हैं, जिनको हमें लगता है कि ये मजदूर हैं, वो बोलते हैं हम क्यों जाएं तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए, हमें तो सरकार फ्री का दे रही है, खाने के लिए दे रही है, हम क्यों जाएं? हमारे पास सरकार का खाने का राशन आ रहा है और भी बहुत सारी चीज़ों का पैसा आ रहा है, फिर हम काम करने क्यों जाएं? तो सरकार ज़रूरतमंदों की मदद करे, बिल्कुल करे, इसमें कहीं से लेकर कहीं तक कोई बुराई नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्री का राशन देकर एवं अन्य तरह के पैसे देकर एक तो जनता बिल्कुल मक्कार होती जा रही है। जिसको भी बुरा लग रहा है, आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ का धन्ना सेठ हूँ। मैंने भी मजदूरी कर करके अपनी पढ़ाई की और अपने भाई बहनों को पढ़ाया है। इसलिए कोई मुझे ये लेक्चर तो देना कि तू ज़्यादा ज्ञान मत बांट, क्योंकि अगर आपने, मतलब मैं नेताओं से बिल्कुल विनम्रता से कह रहा हूँ कि अगर आपने देश की जनता को ऐसे ही आलसी बनाया तो भारत का भी वही हाल होगा जो आज श्रीलंका का है। हाँ, जैसे हमें जापान से सीखना चाहिए। जापान में पहले 5 या 6 दिन का सप्ताह होता था, मतलब 6 दिन काम करो, 1 दिन आराम करो। फिर उस देश के राजा ने डिसाइड किया कि नहीं, अब एक काम करते हैं, 5 और 4 दिन का सप्ताह करते हैं, आप 4 से लेकर 5 दिन काम करो और 2 या 3 दिन आराम करो। तो देश की जनता ने कहा आप तो हमें आलसी बनाना चाहते हैं,
उस देश की जनता ने स्वयं इस बात का विरोध किया कि हमें छुट्टी नहीं चाहिए, तब जाके जापान जैसा महान देश बनता है। और यहाँ पर हम हमारे देश की जनता को क्या सिखा रहे हैं? फ्री में खाते रहो, पड़े रहो। हम तो उसे आलसी बना रहे हैं। ये कर्मयोगी श्री कृष्ण का देश है और हम उस कर्म भूमि पर आलसियों की भूमि बनाने जा रहे हैं क्या? श्री कृष्ण ने हमेशा कर्म को महत्व दिया, इसलिए उन्हें कर्मयोगी कहा गया। और इस कर्म भूमि को आलसियों की भूमि तो मत बनाइए, जापान से सीखिए। तो कर्म को अगर आप प्रधानता नहीं देंगे तो पक्की बात है, वह दिन दूर नहीं जब भारत का हाल भी श्रीलंका से बुरा होगा। अब जापान की बात हो गई। फिर हम सब ने अपने बचपन में एक कहानी खूब सुनी होगी। कैसी? एक बाप अपने बेटे को मेहनत करना सिखाना चाहता है, तो वह बाप बोलता है, बोले बेटा आज जाओ और तुम कमा के कुछ पैसे लाओ। बच्चे ने कभी मेहनत की ही नहीं थी। बच्चा जाता है तो उसकी जो माँ होती है, माँ उसे पैसे दे देती है। बाप बोलता है, और जो बेटा होता है फिर बाद में वो पैसे लाके बाप को देता है, बोले पिताजी लीजिए। बाप बोलता है कुएं में फेंका हो। बच्चा फेंक आता है। बाप समझ जाता है कि ये पैसे इसने मेहनत से नहीं कमाए थे। अगले दिन वो माँ से मना कर देता है कि तुम पैसे मत देना। दूसरे दिन वो भाई से पैसे ले लेता है। बाप फिर बोलता है कुएं में फेंक दो, फेंक देता है। फिर एक दिन भाभी से ले लेता है। बाप फिर बोलता है कुएं में फेंक दो, बच्चा फेंक देता है। जब उसके सारे सोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं पैसे मिलने के, तब बच्चा मजबूरी में जाके कुछ पैसे कमा के लेके आता है। और जब बच्चा शाम को आता है, बोलता है पापा ये पैसे लो। वो बाप फिर बोलता है कि बेटे इसको फेंक दो कुएं में। बच्चे को बड़ा गुस्सा आता है। बच्चा बड़े ताव में बोलता है, मैंने कितनी मुश्किल से कमाया और तुम मुझसे बोले कि मैं इसको कुएं में फेंक दूँ। बाप बोलता है बेटा मैं समझ गया कि अब तुम कमाना सीख गए हो। तो जिस देश में अपने बच्चों को इतनी कर्मठता की सीख दी जाती हो, उस देश में आज हम इतना जो मुफ्तखोरी का जो बीमारी अपनी देश की जनता को लगा रहे हैं, उससे आखिर हम हासिल क्या करेंगे? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको मुफ्त देना है, शुरू से लेकर आखिरी तक आप शिक्षा को मुफ्त कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। जिस बच्चे को जहाँ तक पढ़ना है उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकारें उठाएं। चाहे वो बच्चा 10वीं पढ़ना चाहता हो, चाहे 12 पढ़ना चाहता हो, चाहे कॉलेज पढ़ना चाहता हो, चाहे PhD करना चाहता हो, चाहे रिसर्च करना चाहता हो, आप उसे फ्री कर दें। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, यस, उसका आप इलाज बिल्कुल फ्री करें। आप में सहायता से तो आप कीजिए ना ऐसा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो कॉलेजेस, वो यूनिवर्सिटीज़, वो किसकी है? आपके ही लोगों की तो है। किसी गरीब किसान का कोई कॉलेज है क्या? किसी गरीब किसान का कोई हॉस्पिटल है क्या? नहीं, वो आप नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन हाँ, जनता को मुफ्त में कुछ हजार रुपए फ्री में देके उनके वोट जरूर आपको, जब मतलब वोट खरीदना तो पाप है, वोट खरीदना तो इल्लीगल है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से वोट खरीदना ये बिल्कुल जायज़ है। तो भाई कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र है, जनता की आप बिल्कुल मदद कीजिए। मैं कह तो रहा हूँ, नेता अपना जो भी वेतन लेते हैं लेना बंद कर दें, जो भी सरकारी सहायता होती है वो लेना बंद कर दें। तब देखता हूँ भाई कौन कितना महान नेता है, कौन कितनी महान पार्टी है। वो साहस तो मैं लिख के दे रहा हूँ, ना किसी नेता में न है और ना किसी पार्टी में है। बहुत एक से जिनको बोलते हैं तुर्रम खां आए थे, हम कुछ नहीं लेंगे, आज खूब गाड़ी, खूब बंगला, सारे ऐसो आराम उनको चाहिए। तो फिर आप जनता को मक्कार क्यों बना रहे हैं? जनता को आलसी क्यों बना रहे हैं? जनता को कर्म से दूर क्यों कर रहे हैं? मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ किसी पार्टी के खिलाफ या किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बना रहा हूँ, लेकिन दुख होता है। दुख ऐसा होता है, आप जो मुझे बताइए, सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की बात नहीं है, जानवर जो हैं, जानवरों के लिए भूसा भी नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूँ मैं आपको। फसल काटने के लिए, गेहूं की फसल काटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हें फ्री में सब कुछ मिलता है। इसलिए किसानों को मजबूरी में अपनी फसल हार्वेस्टर से कटवानी पड़ रही है, और हार्वेस्टर से कटवाने के कारण भूसा
बहुत मोटा मिलता है या फिर मिलता ही नहीं है। अब जब भूसा नहीं मिलेगा तो भूसा आएगा कहाँ से? जो थोड़ा बहुत कुछ लोग जो हाथों से कटवा लेते हैं, रीपर वगैरह से कटवा लेते हैं, तो उनका जो भूसा है बहुत महंगा बिकता है। अब जब भूसा महंगा बिचेगा तो स्वाभाविक सी बात है दूध या घी भी महंगा बिचेगा। आप जो सरकार पर हाय तौबा मचा रहे हैं डीजल पेट्रोल, यस जो डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है वो भी गलत है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी गलत है। लेकिन अगर हम में साहस है तो क्या हम थोड़ा ज़्यादा पैदल चलना शुरू करेंगे? क्या हम छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए साइकिल चलाना शुरू करेंगे? उससे हमारा स्वास्थ्य भी सुधरेगा और हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण भी प्रदूषण मुक्त होगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या है, अगर हम साइकिल चलाएंगे या पैदल चलाएंगे तो हम छोटे बन जाएंगे, हम लोग गरीब की श्रेणी में आ जाएंगे। वाह रे मेरे देश की सोच। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि आप चाहे जितना फ्री बांट लो, चाहे जितना फ्री बांट लो, जैसे बोलते हैं ना कि मोदी जी ने वादा किया था कि सबको 15-15 लाख देंगे। मैं बोलता हूँ 15-15 लाख नहीं, आप सबको 15-15 करोड़ दे दो। लेकिन बहुत जल्दी ही 15-15 करोड़ भी हर व्यक्ति को देने के बाद भी आप देखेंगे जो गरीब था वो फिर से गरीब हो जाएगा, जो भिखारी था वो फिर से भिखारी हो जाएगा। क्यों? मैं अपना ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, मैंने तो खुद ही सीखा है, कुछ समय पहले ही सीखा है। क्योंकि धन के नियम होते हैं। धन सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति के पास टिक सकता है जिसको धन बचाने की आदत है। जिसको धन बचाने की आदत ही नहीं है, उसे 15 लाख क्या, 15 करोड़ क्या, 15 अरब क्या, वो नहीं बचा सकता। जब और ये जो एक किताब है वो मोदी के ज़माने में तो लिखी नहीं गई, 100 साल, लगभग 100 साल पहले लिखी गई है, बेबलियन का सबसे अमीर आदमी। उसमें राजा पूछता है कि भाई ये क्या, मैंने तो इतना सारा सब जनता को पैसा बांटा था, क्या हुआ, ये सब गरीब क्यों हो गए? तब मंत्री बोलता है कि सभी महाराज, सभी ने अपने पैसे उड़ा दिए। बोले क्यों? बोलता है ये तो मुझे सेटिंग से पता नहीं, लेकिन इसका जवाब देगा अरकाद, क्योंकि वही बेबलियन का सबसे अमीर आदमी है। शायद उसका नाम अरकाद ही था। जब उससे पूछ जाता है कि राजा पूछता है जब अपने दरबार में बुला कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो पूरे की पूरी जनता को इतना अमीर बना दिया था। तब बेबलियन का सबसे अमीर आदमी बोलता है, बोले महाराज पैसे के कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, जो उन सिद्धांतों को ना सिर्फ जानता है बल्कि उन पर चलता है, तभी जाके वह व्यक्ति धनवान हो सकता है। और कोई भी व्यक्ति धनवान हो सकता है अगर वो उन नियमों को जानता है और उन पर चलता है। अगर आप वो 5 नियम जानना चाहते हैं तो या तो आप वह किताब पढ़िए बेबलियन का सबसे अमीर आदमी, और या फिर आप कमेंट कीजिए तो मैं भी आपको वो धन के 5 नियम बताऊंगा। और मैं तो फिर से बहुत छोटी सी विनती सभी राज्यों की सरकारों से और सभी मंत्रियों से और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी करता हूं कि आप बिल्कुल और जो शिक्षा और स्वास्थ्य को बिल्कुल फ्री करें, कोई आपत्ति नहीं है। जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी आदि देशों में होता है कि जिसको जहाँ तक पढ़ना है वो पढ़ें, सारा का सारा फ्री है। लेकिन इसके अलावा आप और कोई सी भी चीज़ फ्री की ना दें। जब मैं दिल्ली में पढ़ा रहा था तो मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल, हम तो इतनी सारी फीस भरते हैं, फिर फ्री में पढ़ाई कैसे होती होगी उन देशों में? तब मैंने उसे जवाब दिया कि आप मुझे बताएं कि आपने जो रैग पिकर्स देखे हैं जो कचरा बीनते हैं? बोले हाँ सर। मैंने कहा बेटा आप मुझे बताओ कि वह बच्चा जो कचरा बीन रहा है क्या वो कभी टैक्स देगा? बोले नहीं सर। दूसरी बात, क्या वो कचरा बीनने वाला क्या दलित, गरीब, मजदूर, वंचित व्यक्ति कभी देश की या सरकार की तारीफ करेगा? बोले नहीं सर। मैंने कहा गुड, आपने सही बोला, लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर कोई भी समझदार सरकार, कोई भी समझदार देश अब अपने उस मानव संसाधन को, ह्यूमन रिसोर्स को लायक बना देती है, योग्य बना देती है और इतना योग्य बना देती है कि वही व्यक्ति जो कल तक
जीरो था, कुछ भी नहीं था, वह व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और कमाकर सरकार को टैक्स देता है। तो आप मुझे बताएं, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल जीरो था, नेगेटिव था, वह व्यक्ति लायक बन गया है और कमा के अब अपने देश की सरकार को टैक्स दे रहा है, तो क्या वह व्यक्ति कभी अपने देश के प्रति गद्दारी करेगा? बोले नहीं सर। वह व्यक्ति सरकार के लिए, उस देश के लिए उपयोगी हुआ कि नहीं? बोले हाँ सर। तो मैंने कहा भाई, इसलिए बहुत सारे देश, जो बहुत समझदार देश अगर मैं उनको कहूँ, वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पर, मानव संसाधन पर बहुत जोर देते हैं और अपने देश के नागरिकों को हमेशा शिक्षित करना चाहते हैं और योग्य बनाना चाहते हैं। और मैं एक बार अपने गांव आ रहा था ट्रेन से, तब एक व्यक्ति मिला मुझे, तो वो दुनिया की एजुकेशन पर रिसर्च कर रहा था, किस्मत से मुझे मिला ट्रेन में। तब उसने बताया कि विदेशों में मंदिरों के पास से जब लोग निकलते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल नम्रता से और श्रद्धा से ऐसे झुक जाते हैं जैसे इंडिया में लोग मंदिरों के दरवाजे पर या निकलते समय, मंदिरों से निकलते समय झुक जाते हैं। अर्थात उनके लिए विद्यालय ही मंदिर है। तो हम कहते तो जरूर हैं कि विद्यालय सरस्वती माता का मंदिर है, लेकिन हम मानते कितना है? हमने तो ये सोच के रखा है अगर प्राइवेट स्कूल से कि हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है। सरकारी स्कूल से तो अधिकतर लोगों ने सोच रखा है कि बस जाओ, ड्यूटी करो, चले आओ। माफ़ कीजिएगा जिनको ये बुरा लग रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर एक शिक्षक ये डिसाइड कर ले कि मुझे हर साल सिर्फ और सिर्फ एक योग्य व्यक्ति, एक योग्य बच्चे को तैयार करना है, तो वह अपने जीवन में कम से कम 20 से लेकर 40 और 50 योग्य बच्चे तैयार करेगा कि नहीं? लेकिन नहीं। सरकारी स्कूलों के कितने सारे टीचर्स को देखा है, उन्हें अपने बच्चे की चिंता है कि इसकी जॉब लग जानी चाहिए, लेकिन मैं जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूं उसका क्या होता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। यार हम कैसे शिक्षक हैं? बुरा लगेगा, मैं फिर बोल रहा हूं, आप आइए, आप शिक्षक हैं, मैं आपके पैर छू लूंगा, दंडवत माफी मांग लूंगा, लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर हम ऐसी सोच रखते हैं तो हम शिक्षक, हम तो क्या है, मतलब सिर्फ और एक तरह से क्या है, कमाने भी नहीं, हम तो सरकार को लूटने गए हैं। फिर से बोल रहा हूं, बुरा लग रहा है, माफी मांग लूंगा, आपके पैर छू लूंगा, लेकिन आप मुझे बताएं अगर हम शिक्षक हैं तो क्या हमें उन बच्चों को जो हमसे सीखने आ रहे हैं, हमें उन्हें अपने बच्चे मानकर उन्हें शिक्षा नहीं देनी चाहिए? अभी मैं व्हाट्सएप पर भी एक दिन कोई मैसेज देख रहा था, बहुत अच्छा लगा, और मैंने एक सरकारी शिक्षक से पूछा भी, मैसेज में क्या था, सरकारी स्कूलों के मास्टर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में छोड़ के अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। वाह रे मेरे देश। अगर फिर मैंने पूछा एक भैया से, जब वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से लेके आ रहे थे, मैंने कहा भैया ऐसा दिन कब आएगा कि जब सरकारी स्कूल के मास्टर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? बोले जब आपकी सरकार चाहे। मैंने कहा यार मेरी सरकार कहाँ है? बोले हमारी, आपकी, सभी की सरकार। तो भाई जिसको भी बुरा लगा हो उससे मैं फिर से माफी मांगता हूं, लेकिन हे मेरे कर्मठ देश के वीरों, आप अपने कर्म पर भरोसा रखें, कर्म करें, मेहनत करें और मेहनत से अपने देश का नाम रोशन करें। किसी के मुफ्तखोरी पर अपना जीवन ना लुटाएं, क्योंकि अगर हम कर्म करेंगे तभी हम कामयाब होंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे लेक्चर देने की कोशिश कोई करना मत। क्यों? बताता हूं मैं आपको। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद, ठीक है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जब मुंबई गया, तो मुंबई, आपको पता है कि मुंबई में रहना और जॉब तो फिर भी आसान है, रहना बहुत मुश्किल है। मुंबई में मेरा पहला ही दिन था। मैं अपने सारे के सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की मार्कशीट लेके जॉब ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरा पहला दिन था, कोई मेरा गॉडफादर तो वहाँ था नहीं। 2004 में, मानो या मत मानो, दीपावली का टाइम था और मैं भैंस के तबेले में गोबर उठाने के लिए भी तैयार था, लेकिन मैंने कभी किसी से जाके भीख नहीं मांगी कि मुझे फ्री में कुछ दे दो। तबेले वाले ने बोला भी मुझसे, तू गोबर उठा लेगा? मैंने कहा उठा लूंगा।
हालांकि वो मेरी किस्मत है कि मैं उनसे बात करके आया कि ठीक है कल से मैं एक गोबर उठाने आऊँगा, क्योंकि मुझे मुंबई में रह के अपना काम करना है, पढ़ाई करनी है, पैसा कमाना है। लेकिन आधे एक घंटे बाद ही मुझे दूसरी जगह काम मिल गया और वहाँ पर कोरियर सर्विस का काम मिला। फिर मैंने कोरियर सर्विस में काम किया। कोरियर सर्विस में इसलिए काम किया क्योंकि उससे मुझे मुंबई घूमने को मिलती, लोगों को जानने पहचानने को मिलता। तो दोस्तों, बिल्कुल प्योर गरीब और किसान परिवार का बच्चा हूँ, तो मुझे लेक्चर देने की गलती भूल के भी मत करना। अपनी जो नेतागिरी है, नेतागिरी भी अपने पास रखना, ठीक है, और अपनी बकवास भी अपने पास रखना। अगर दम है तो मुफ्त का लेना छोड़ो और मेहनत करके इस देश को आगे बढ़ा के बताओ। बुरा लगा हो, माफ़ी चाहता हूँ। किसी को आहत करने का मेरा कोई उद्देश्य बिल्कुल नहीं था, ना किसी पार्टी विशेष पर कमेंट करने का कोई उद्देश्य था और ना किसी पार्टी का पक्ष लेना कोई उद्देश्य था। लेकिन श्रीलंका का हाल देख के लगा, अभी रात को लगभग 2-3 बज रहे हैं, तो यार मैं 2-3 बजे तो वीडियो शूट नहीं करता ना। लेकिन दुख इस बात का हो रहा था कि मैं जीरो, मेरी पॉकेट में जीरो बैलेंस था, मतलब आई हैड नथिंग इन माई पॉकेट। उसके बाद भी मैं अपने गांव से गया और इंदौर जैसे महानगर में जाके ना सिर्फ मैंने अपनी पढ़ाई की बल्कि अपने पूरे भाई बहनों को भी पढ़ाया। तो यार, एक गरीब का बच्चा, एक गाय चराने वाले चारवाहे का पोता, एक हम्माल का बेटा अपनी दम पर पढ़ाई करके एमएससी कर सकता है, एमए इंग्लिश कर सकता है, बीएड कर सकता है, 3 बार सीटेट क्वालिफाई कर सकता है, 3 बार एमपी टेट क्वालिफाई कर सकता है, लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम बहुत अच्छे अंकों से निकाल सकता है, पटवारी का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे अंकों से निकाल सकता है। तो यार, मुझे किसी ने कुछ फ्री दिया नहीं दिया, और ना मैंने लिया। और ठीक है, लेक्चर बहुत आपको लगेगा लेक्चर हो गया, मेरी बात आपको बुरी लग रही है। आप एक काम करें, एक लगभग 1 साल पहले किताब आई, शायद 2 साल हो गए हैं, 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। अभी वर्तमान में शायद मुंबई के डीआईजी हैं मिस्टर मनोज कुमार शर्मा, आईपीएस। आप उनकी स्टोरी पढ़िए, मेरा तो आपको लेक्चर लग रहा होगा। उस व्यक्ति को 3 दिन तक खाने को तक नहीं मिला। उस व्यक्ति ने होटल वाले से कहा, भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे खाने को दे दो, मैं काम कर दूंगा। होटल वाले ने खाने को दिया लेकिन काम नहीं करवाया। तब मनोज सर ने ज़बरदस्ती काम किया। होटल वाले ने बहुत बोले नहीं भाई, काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि मैं 3 दिन से भूखा था और इस व्यक्ति ने मुझे खाना खिलाया। तो भाई, अगर हो सकता है वो भी फ्री में कुछ पाने की जुगाड़ में रहते तो शायद आईपीएस कभी नहीं बन पाते और मुंबई के डीआईजी कभी नहीं बन पाते। दोस्तों, मेहनत का फल तो जरूर मिलेगा, और एक बात ही पक्की है, मुफ्तखोरी का दुष्परिणाम भी जरूर भोगना पड़ेगा। एज ए पब्लिक अगर हम हैं तो जनता को भी भोगना पड़ेगा, और अगर हमने देश में मुफ्तखोरी बंद नहीं की तो देश को भी भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, जो भी कमियां लगी हों कमेंट करके बताएं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तो बार बार ये कहना चाहूँगा, आप चाहे जितने गरीब हों, मुफ्त की रोटी तोड़ने का कभी ना सोचें। आप अपने दम पर आगे बढ़ने का सोचें, आपकी विजय जरूर होगी। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, कामयाब रहिए।